सो आज ये ट्रेडर आपको कभी ना कभी माइंड में ये आया होगा कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ के और क्या क्या मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़्यादा बेटर मार्केट हमारे पास और भी अवेलेबल है। तो अभी अगर रिसेंट टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी सेबी का नया रूल्स रेगुलेशन सब चेंज होते रहता है, हर महीने कुछ ना कुछ नया रूल्स आ रहा है एंड एक्सपायरी का शिफ्टिंग होना, लॉट साइज का चेंजेस होना, इसके वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्टिवली ट्रेड कर रहे थे अब धीरे धीरे स्विच हो रहे हैं डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट में, जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया। ये सब चीज़ में अभी बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हो रहा है। पर्सनली मैं दो मार्केट में ट्रेड करता हूँ एक्टिवली, मतलब आज से नहीं, मैं पहले 4-5 साल से कंटिन्यूसली फॉरेक्स में भी ट्रेड करता हूँ, ऑप्शंस में भी ट्रेड करता हूँ। क्रिप्टो में तो मैं अभी तक स्टार्ट नहीं किया हूँ क्योंकि मैं मोस्टली जो भी मेरा ट्रेडिंग रहता है वो फंडेड अकाउंट में रहता है एंड फंडेड अकाउंट में बहुत सारे जो रहते हैं वो बिटकॉइन वगैरह में, मतलब क्रिप्टो में ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते हैं, वैसे भी लेवरेज कम मिलता है इसकी वजह से। तो आई कैन टेल यू कि येस बेटर मार्केट हमारे पास है अवेलेबल, बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से यूट्यूब वगैरह में मार्केटिंग किया जा रहा है, जिस तरीके से यूट्यूब में हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि मतलब फॉरेक्स में पैसा बनाना बहुत ईजी है, तो बहुत सारे लोग ये सोच के चले जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ के कि हम लोग ईजिली पैसा बना सकते हैं फॉरेक्स में। बट द रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आपको अगर मैं सच बताऊं तो अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं होना, चाहे आप कोई भी मार्केट में ट्रेड करो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कहीं भी आपको पैसा नहीं बनने वाला है। सो आज ये ट्रेडर, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आप कोई भी मार्केट में पैसा बना सकते हो। बट येस कि कंपैरिजन टू ऑप्शन ट्रेडिंग और हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट आज ट्रेडर को चाहिए ना, उसके हिसाब से फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज़्यादा इजीली आप ट्रेड एंट्री कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ये जो वीडियो सीरीज़ में बना रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस जो भी रहेगा, इसमें मैक्सिमम 3 या 4 एपिसोड्स रहने वाला है। इस एपिसोड में हम लोग मोस्टली कवर करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स। अगर कोई एक बिगिनर है फॉर फॉरेक्स देन ये वीडियो उसको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आई एम श्योर आप लोग को बहुत सारा चीज़ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है एंड फॉरेक्स मार्केट क्या होता है एंड क्यों बहुत सारे ट्रेडर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्विच करें एंड ऐसे क्या बेनिफिट मिलता है हम लोग को कंपैरिजन टू ऑप्शन ट्रेडिंग। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो रहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, मतलब इसका एक दिन में ट्रांजैक्शन रफली 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर का होता है, जो कि हमारे इंडियन मार्केट से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। सो इस वजह से क्या होता है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मिलता है, मार्केट हमेशा आपको कहीं ना कहीं मूवमेंट मिलेगा जिसकी वजह से आप ट्रेड कर सकते हो। एंड जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये है कि इसमें प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है, आप ट्रेड अच्छा से ले सकते हो। लिक्विडिटी क्योंकि अच्छा रहता है तो मार्केट में आपको बहुत रेयरली दिखेगा जब साइडवेज रहता है, मोस्टली आपको ट्रेंड भी मिलेगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। नाउ सेकंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबको पता है कि 24 आवर का मार्केट है, तो आपको आपके टाइमिंग के हिसाब से आप अपना ट्रेड लेने का, ट्रेड एग्जिट करने का प्लान कर सकते हो। जैसे कि इस हिसाब से अगर आप जॉब करते हो या फिर दूसरे काम में बिजी रहते हो या फिर आप बोथ ऑप्शन एंड फॉरेक्स में करते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग खत्म करने के बाद इवनिंग में भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। सो टाइमिंग का बेनिफिट है, आज इंडियन मुझे लगता है कि टाइमिंग का हम लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बहुत जो दो ट्रेडिंग सेशन रहता है जिसमें बहुत अच्छा मूव आता है वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो सकता है मार्केट में। एंड जो लिक्विडिटी के बारे में आप लोगों को बताया, एंड ऑल्सो आपको जो सबसे बेस्ट है कि ब्रोकर आपको लेवरेज देता है, तो अप टू मतलब 1:10 से लेके 1:2000 तक भी लेवरेज ब्रोकरेज देता है। ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम भी है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके। सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों को पता है कि इंडिया में इलीगल है, एंड व्हेन आई एम सेइंग इलीगल मीन्स इट इज़ इलीगल। आप चाहे कोई भी तरीके से ट्रेड करो, आप हमेशा सोचो कि आपका कैपिटल रिस्क में, कल को अगर गवर्नमेंट कुछ नए रूल्स लाता है एंड आपका वेबसाइट वगैरह बंद हो गया, उस केस में आपका पैसा गया। तो सबसे बड़ा डिमेरिटी ये है, जिसके वजह से मैं क्या करता हूँ, लास्ट कुछ साल से अपना कैपिटल में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ फंडेड अकाउंट में अभी के लिए ट्रेड करता हूँ, 3-4 अकाउंट मेरे पास अभी है जिसको मैं मैनेज करता हूँ, तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेनिफिट है। बट ये कम्प्लीटली आपका चॉइस है, अगर आप किस तरीके से मैनेज करके ट्रेड कर रहे हो देन आप अपना ब्रोकर चूज कर सकते हो। एंड इसके रिगार्डिंग में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोज़ यूट्यूब में आप जाके चेक कर सकते हो, लीगल इलीगल जो भी है। बट इन शॉर्ट इट इज़ इलीगल इन इंडिया राइट नाउ, बट बहुत सारा डिफरेंट तरीके से लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको आपका कैपिटल, अगर आप रिस्क ले सकते हो देन गो अहेड, अदरवाइज आप फंडेड अकाउंट भी ट्राई कर सकते हो। बट येस फंडेड अकाउंट के लिए आपको ज़्यादा स्किल और डिसिप्लिन चाहिए, तो ये फंडेड अकाउंट का हम लोग डिफरेंट कोई वीडियो में बात करेंगे। नाउ जो थर्ड डिमेरिटीज़ मुझे लगता है कि मतलब लेवरेज, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज मिलता है तो उसकी वजह से लोग कम कैपिटल लेके ट्रेड करते हैं, एंड कम कैपिटल, बड़ा लॉट साइज, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता एंड अकाउंट ब्लो होता है। तो ऐसा कुछ में मतलब अच्छा है, कुछ बुरा है, ऐसे सब मार्केट का अपना अच्छा बुरा रहता है। तो हम लोग इस चीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग मोस्टली डिस्कशन करेंगे कि एक फॉरेक्स ट्रेडर को फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब अगर आप कर रहे हो आज ए बिगिनर, आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा एंड क्या क्या टेक्निकल टर्म्स है जो हम लोगों को डेली लाइफ में एज ए ट्रेडर यूज़ करना पड़ेगा फॉरेक्स में। नाउ फॉरेक्स मार्केट जो है ये बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। अब डिसेंट्रलाइज मतलब ये होता है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है,
एंड बट रेगुलेटेड है, ठीक है। अब रेगुलेटेड मतलब सब अपना जो भी कंट्रीज़ रहते हैं, क्योंकि इस मार्केट में हर देश के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हर तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डिफरेंट हेज फंड कंपनीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल ये कि ग्लोबल मार्केट है, एंड ग्लोबल मार्केट की वजह से नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो अपना देश के रूल उनको फॉलो करना पड़ता है, जिस देश से आप हो, जिस कंट्री से आप हो, उसके हिसाब से अपना रूल्स बना के रखें। जैसे कि हमारा देश में मतलब इंडिया में इलीगल है, बट बाकी देश में लीगल है, कहीं कहीं मतलब ऐसे मल्टीपल कंट्रीज है जहाँ पे इलीगल है। तो ये रूल जो रेगुलेशन है अपना कंट्री के हिसाब से रहता है, बट इट इज़ डिसेंट्रलाइज। सो अभी हम लोग सीधा चलेंगे अपना स्क्रीन पे, क्योंकि आगे से जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो मैं आपको स्क्रीन में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। एंड इस वीडियो में बेसिकली हम लोग वही कवर करने वाले हैं जो भी टेक्निकल टर्म्स हम लोग को रिक्वायरमेंट है टू ट्रेड इन फॉरेक्स। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। सो अगर मैं आपको बताऊं कि लेट्स सपोज अभी आज से 5 साल पहले, मतलब अगर मैं बताऊं कि जैसे कि अभी सपोज 2020 में, ठीक है, 2020 में आपने $1 आपके पास था, ठीक है। उस टाइम में $1 का अराउंड में रफली बोल रहा हूँ 75 रुपीज़ का होगा इन INR, ठीक है। INR में 75 रुपीज़ था। अगर आपके पास ये डॉलर आज तक होता, मतलब अभी अगर मैं 2025 में बोल रहा हूँ, अगर आपके पास अभी 2025 में अगर सेम $1 का प्राइस कितना हो रहा है, अब ऑलमोस्ट 88 रुपीज़ का है, ठीक है। ये INR में अगर मैं बोल रहा हूँ 88 रुपीज़ का है, तो 13 रुपये का डिफरेंस आया। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, मतलब आप एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हो, एंड जो करेंसी स्ट्रॉन्ग होता है, अगर सपोज आपने डॉलर का ख़रीदा है एंड आपको इंडियन रुपीज़ में आपने उसको एक्सचेंज करना है। सो जब आपने ख़रीदा था उसको 2020 में, तो आपने इंडियन रुपीज़ दिया था एंड डॉलर परचेज किया था, ठीक है। जब आप सेल करते हो, जब आपने 5 साल बाद सेल किया, तो आपने डॉलर को दिया एंड इंडियन रुपीज़ को परचेज किया। सो क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग था, ये 5 साल में डॉलर स्ट्रॉन्ग बना है, तो उस केस में हम लोग को प्रॉफिट्स हुआ। अगर सपोज डॉलर वीक हो जाता, उस केस में हम लोग को लॉस होता। एंड आपके दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये 5 साल में तो सिर्फ 13 रुपया बढ़ा है, इसमें हम लोग क्या प्रॉफिट करेंगे ना। सोचो कि अगर मैं $1 मेरे पास है तो मेरे को 13 रुपये का मिला, अगर मेरे पास $1,00,000 का होता तो मुझे 13 लाख का प्रॉफिट था, राइट। तो इस तरीके से जो प्राइस का डिफरेंस आता है ना, जैसे इसमें 13 रुपये का डिफरेंस आया, तो इस प्राइस के डिफरेंस के हिसाब से हम लोग का जनरली फॉरेक्स ट्रेडिंग काम करता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि ये बहुत कम मूव करता है, मतलब फ्रैक्शन में मूव करता है। आप अब ये जैसे कि मैंने बोला 13 रुपया सिर्फ 5 साल में, ये सिर्फ मतलब 5 ईयर्स में ओनली 13 रुपया डिफरेंस आया। एंड डेली बेसिस में अगर देखोगे तो ये हार्डली मतलब फ्रैक्शन में मूव करता है। मतलब अगर 88.9 है तो 2 दिन में हो सकता है ये 89.0 हो, मतलब बोल सकते हो कि पॉइंट्स में मतलब फ्रैक्शन में मूव करता है। तो इसीलिए इसमें ट्रेड करने के लिए हम लोगों को क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। हम लोग क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं बाइंग करने के लिए, जो आगे मैं लॉट साइज में बताऊंगा आप लोगों को कि क्वांटिटी कैसा होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हमने USD को हम लोगों ने होल्ड किया था एंड INR में हम लोगों ने इसको पहले INR दे के हम लोगों ने परचेज किया था ना। अभी अगर इसमें देखेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि फॉरेक्स में सब चीज़ पेयर के हिसाब से काम करता है, तो जब भी आप जाके ट्रेडिंग व्यू या फिर कहीं पे भी आप ट्रेड करते हो, आपको ऐसे ही सर्च करना है USD INR, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या रहेगा, मतलब उसका वैल्यू अभी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी अराउंड 88, लेट्स सपोज 89.10 का है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। नाउ इसमें 2 करेंसी है, डॉलर INR। नाउ जो लेफ्ट साइड में जो करेंसी रहता है, जो सबसे पहले आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस करेंसी, ठीक है, बेस करेंसी। एंड जो सेकंड में आता है इसको हम लोग बोलते हैं कोट करेंसी, ठीक है। अब बेस करेंसी एंड कोट करेंसी में डिफरेंस क्या है, बेसिकली जब आप बेस करेंसी रहता है मतलब 1 यूनिट आपका है, तो 1 यूनिट डॉलर खरीदने के लिए आपको कितना INR पे करना पड़ रहा है, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं हम लोग बेस करेंसी, एंड ये हो जाता है हम लोग का कोड करेंसी। सो बेसिकली पहला करेंसी मतलब ये होता है कि जिसका 1 यूनिट परचेस करने के लिए आपको सेकंड जो कोड करेंसी कितना पे कर रहा है, ये होता है हम लोग का करेंसी पेयर। ना अभी के लिए अगर मैं बोलूँगा तो 89.10। सो वैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि 2 डिफरेंट करेंसी लेते हैं, जैसे कि यूरो एंड USD, ठीक है। इस केस में ये बन गया हम लोग का बेस करेंसी, ये बन गया हम लोग का कोट करेंसी। मतलब क्या है कि 1 यूरो को परचेस करने के लिए, मतलब 1 यूरो को मैं अगर परचेस कर रहा हूँ, मुझे कितना US डॉलर पे करना पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे यूरो है, अब इस यूरो को 1 यूनिट खरीदने के लिए मुझे, ठीक है, कितना
डॉलर पे करना पड़ रहा है, इसके हिसाब से इसका नंबर दिखाएगा चार्ट में। जैसे कि अभी के लिए इसका शायद 10 समथिंग चल रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग चार्ट में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो दूसरा एक एग्जाम्पल भी आपके साथ लेता हूँ, जैसे कि USD JPY, ठीक है। आई नो कि आप लोगों को ये जो करेंसी समझने में अगर आप बिगिनर हो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसका मैं एक PDF डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मतलब हर करेंसी का अपना शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे कि USD US डॉलर हो गया, INR हो गया, इंडियन रुपीज़ का हो गया, यूरो का यूरोपियन करेंसी हो गया, JPY जैसे जापानीज़ येन को JPY बोलते हैं। अब USD JPY में सिमिलरली ये हो गया हम लोग का बेस करेंसी, ये हो गया कोट करेंसी। नाउ $1 खरीदने के लिए मुझे कितना येन पे करना पड़ रहा है, ठीक है, कितना JPY पे करना पड़ रहा है, उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब जो भी आएगा वो चार्ट में आप लोग देख सकते हो, मैं आपको आगे चले अभी दिखाऊंगा। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ दो फॉरेक्स एक्सचेंज में जैसे हम लोग को पेयर के हिसाब से कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं। सो कभी अगर आप लोग ऐसे देखोगे कि कहीं पे लिखा है, जैसे कि आप लोग मोस्टली गोल्ड का ट्रेड करते हो, जैसे इसमें लिखा होगा XAU USD। सो ये बेसिकली गोल्ड का सिंबल है। अगर आप जाके चार्ट में सर्च करोगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक यूनिट गोल्ड के लिए आपको कितना डॉलर पे करना पड़ रहा है ये आएगा यहाँ पे। जो अभी जैसे कि 3000 समथिंग का चल रहा है, 3800 या समथिंग जो भी है, ठीक है। ये हम लोग मैं रफली बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे जब हम लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बिटकॉइन का भी सेम रहता है, जैसे कि आप लोग अगर जाके देखोगे BTC USD लिखा होगा, ठीक है। मतलब एक यूनिट BTC खरीदने के लिए आपको कितना डॉलर पे करना पड़ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे एक नंबर आता है, जो भी अभी चल रहा होगा। सिमिलरली इथेरियम का अगर देखूंगा ETH USD रहता है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल है, पहला करेंसी जो रहेगा हम लोगों का, ठीक है, मतलब पहला जो भी करेंसी रहेगा इट इज़ आवर बेस करेंसी, सेकंड है हम लोग का कोड करेंसी। मतलब इसका एक यूनिट के लिए हमको कितना पे करना पड़ रहा है ना। जो भी फॉरेक्स का मार्केट है हम लोग का बेसिकली एक साइकिल पे काम करता है, जो 24 आवर काम करता है। बेसिकली एक कोई मार्केट 24 आवर ओपन नहीं रहता है, बट 4 डिफरेंट सेशंस रहता है, 4 डिफरेंट सेशन पे पूरा मार्केट एक साइकिल पे काम करता है। मतलब सबसे पहला जो मार्केट ओपन होता है, अगर आप इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो सबसे पहला जो मार्केट ओपन होता है वो, ठीक है, सिडनी का मार्केट होता है, जो कि हम लोग का ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। सबसे पहले ये ओपन होता है। फिर हम लोग का आता है एशियन मार्केट, ठीक है, एशियन मार्केट जो कि टोक्यो का मार्केट पहले मतलब सबसे पहले होता है। इसको मैं समझाता हूँ आपको क्यों इसको सेशन के हिसाब से बोलते हैं। फिर आता है हम लोग का यूरोपियन मार्केट, जिसको हम लोग लंदन सेशन बोलते हैं, ठीक है, लंदन सेशन, ठीक है। फिर आता है हम लोगों का न्यूयॉर्क, ठीक है। फिर ये ख़त्म होता है सिडनी में। तो ये चीज़ जो होता है ना एक साइकिल पे चलता है। सबसे पहला मॉर्निंग में ओपन होता है, लेट नाइट मतलब अर्ली मॉर्निंग में सिडनी का सेशन, मतलब जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। फिर इसके बीच में जैसे डिफरेंट कंट्रीज है उनका स्टॉक मार्केट ओपन होता है। फिर आता है एशियन मार्केट। अब एशियन मार्केट में जैसे सबसे पहला मार्केट ओपन होता है टोक्यो का। अब मैं टाइमिंग का आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले टोक्यो का, फिर जैसे जैसे हम लोग लंदन तक पहुँच, इसके बीच में एशियन कंट्रीज़ का, जैसे चाइना का, ठीक है, इंडिया का, फिर डिफरेंट जो भी एशियन कंट्री है उनका स्टॉक मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाता है मॉर्निंग में। फिर आ जाता है लंदन मार्केट, मतलब जहाँ पे मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ रहता है। अब यूरोपियन कंट्री लोगों का स्टॉक मार्केट ओपन होता है, जैसे कि मतलब लंदन हो गया, जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज यूरोप का है, तो लंदन हो गया। फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी वगैरह, इन सब का अपना ओपन हो गया। फिर रात को ओपन होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अब न्यूयॉर्क में जैसे इन लोगों का 2-3 स्टॉक एक्सचेंज है, वो सब ओपन होता है। अमेरिकन मार्केट जो सब रहता है ओपन होने के बाद फिर रात को ख़त्म हो जाता है, फिर ये साइकिल कंटिन्यू होता है ना। ये टाइमिंग जो रहता है इनका, कब कौन सा मार्केट ओपन होता है, उस हिसाब से हम लोग को क्या करेंसी पे मतलब ट्रेड करना है नहीं करना है, मैं आपको अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। उसके लिए मैं आपको ना एक वेबसाइट बताता हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा आप लोगों को। सो आप लोग देख सकते हो कि ये जो मार्केट है मैंने इसको अपना टाइम जोन के हिसाब से सेट किया, इंडियन टाइम जोन के हिसाब से। तो सबसे पहला चीज़ जो सिडनी मार्केट, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी रहता है, तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट पहले ओपन होता है। तो ये जो मॉर्निंग में ओपन हो रहा है, देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का लाइन जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो हम लोग का मार्केट ओपनिंग टाइम है। तो ये अराउंड रात को 2:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से मार्केट ओपन होता है। एंड फिर धीरे धीरे मार्केट चलता है। तो फिर टोक्यो सेशन यानी कि एशियन सेशन जब ओपन होता है वो सेकंड में ओपन होता है, वो होता है ऑलमोस्ट 5:30 बजे, मॉर्निंग के 5:30 बजे ओपन होता है।
ठीक है, सेम चीज़ ये दोनों कंटिन्यू चलता रहा है। फिर लंदन सेशन ओपन होता है 12:30 बजे, 12:30 देख सकते हो लंदन सेशन ओपन। फिर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 5:30 बजे। ना ये न्यूयॉर्क सेशन रहता है, इनका टाइम साल में 2 बार चेंज होता रहता है। कभी कभी 6:30 बजे, उनका डे नाइट सेविंग करके मतलब एक है जिसके वजह से कभी कभी 6:30 बजे, कभी 5:30 बजे ओपन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है ना, जैसे कि 6 घंटे का मार्केट है, सबका अपना ओपन होता है एंड क्लोजिंग होता है, एक साइकिल पे चलता है ना। आप चीज़ एक नोटिस करो, मार्केट ओपन हो गया, मार्केट क्लोज हो गया, मार्केट ओपन, मार्केट क्लोज हो गया ना, एक टाइम पे हमेशा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं, जिसको हम लोग ओवरलैपिंग मार्केट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये सिडनी मार्केट ओपन हुआ था एंड ये चल रहा था कंटिन्यू, एंड इसके बीच में यहाँ पे लंदन मार्केट, सॉरी टोक्यो मार्केट यानी कि एशियन मार्केट ओपन हुआ। तो इस जगह पे ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे थे बहुत सारे लोग। फिर ये स्टॉक एक्सचेंज जब ओपन हुआ, एशिया में जब स्टॉक मार्केट ओपन हुआ, तो ये लोग ओवरलैप के इसके साथ। फिर जैसे लंदन मार्केट ओपन होता है 12:30 बजे, फिर वो ओवरलैपिंग करता है टोक्यो मार्केट, मतलब एशियन मार्केट के साथ ओवरलैपिंग करता है। तो उसमें देख सकते हो वॉल्यूम और भी बढ़ गया कि न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है रात को 5:30, अभी जैसे बन रहा है, तो लेकिन 6:30 बजे नॉर्मली होता है, अभी 5:30 बजे चल रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पे यूरोपियन मार्केट में था, मतलब लंदन मार्केट का जो था सेशन ओपन हुआ था, उसके साथ नए लोग और भी पार्टिसिपेट किए। सो इसके साथ वॉल्यूम बढ़ गया। तो आप लोग देख सकते हो कि पहला जो सिडनी का जो टाइम रहता है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, मॉर्निंग में 2:30 3:30 लोग सोते हैं, तो आप ट्रेड नहीं कर पाते हो, तो इसलिए ड्राई रहता है वॉल्यूम, जनरली बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। सेम चीज़ एशियन सेशन में अगर आप ट्रेड करोगे तो उस केस में थोड़ा बहुत वॉल्यूम आपको मिलेगा। तो मार्केट इतना ज़्यादा मूव नहीं करता, फ्लैट रहता है, कभी कभी अच्छा खासा मूव देता है, बट मोस्टली मतलब स्लो रहता है मार्केट ना। जब लंदन सेशन आता है तब मूवमेंट आना स्टार्ट होता है मार्केट में, एंड जब न्यूयॉर्क सेशन आता है तो बहुत अच्छा खासा मूव देता है, मतलब शार्प मूव देता है, बड़ा बड़ा मूव आता है सब इसमें, क्योंकि मोस्टली इसी टाइम में न्यूज़ बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये बेसिकली फॉरेक्स का टाइम आवर है, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप लोग जाके समझ लेना ना। जैसे कि हम लोगों का डिफरेंट ट्रेडिंग सेशन है, तो डिफरेंट ट्रेडिंग सेशन में आपको जब अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप लोग कैसे करेंसी पेयर चूज करोगे। जैसे कि सबसे पहले जैसे कि हम लोग का सिडनी का मार्केट ओपन हो रहा था, तो सिडनी का मार्केट क्योंकि ऑस्ट्रेलियन करेंसी पे ज़्यादा उसमें लोग ट्रेड करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, AUD USD। ठीक है, तो ये करेंसी आपको कर सकते हो जिसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, JPY। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा ट्रेड होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग का जैसे टोक्यो का सेशन ओपन हो गया। ठीक है, अब टोक्यो सेशन में क्योंकि हम लोग का जापानीज़ करेंसी क्या हो गया, JPY मेन करेंसी इनको हो गया, इनका अभी मार्केट ओपन है। तो इस केस में हम लोग USD JPY या फिर यूरो JPY, ये करेंसी में GBP JPY हो गया। ठीक है, ये करेंसी में हम लोग अच्छा ट्रेड हम लोग को मिल सकता है। नाउ थर्ड में जैसे कि हम लोग का लंदन सेशन, ठीक है, लंदन सेशन ओपन होता है, इस केस में आप लोग GBP उनका मेन करेंसी रह जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें GBP USD, आप लोग कमेंट में बताना मुझे GBP का फुल फॉर्म क्या है, लेट्स सी। ठीक है, जैसे कि GBP JPY हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग जिसमें GBP रहता है, जैसे न्यूयॉर्क का सेशन ओपन होता है तो डॉलर का आपका कोई भी ले सकते हो, US डॉलर के साथ कोई भी USD JPY हो गया, USD यूरो हो गया, यूरो USD हो गया। सो बेसिकली डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी है, तो न्यूयॉर्क सेशन में वो अच्छा खासा मूव देता है। गोल्ड और BTC में आप अगर ट्रेड करते हो ना, तो मॉर्निंग में आपको एवरेज मूव मिलता है, जैसे कि जिस टाइम में जैसे हम लोग के इंडियन मार्केट के हिसाब से 5:30 AM से लेके आप लोग ट्रेड, मतलब इनिशियली आपको इतना खासा मूव नहीं मिलेगा, लेकिन आफ्टर 7:30, ठीक है, 7:30 AM अच्छा खासा मूव आता है गोल्ड और BTC में। ठीक है, सेम चीज़ अब अगर आप लंदन सेशन में करोगे, बाकी जो भी सेशन बचा, लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन में, इसमें बोथ गोल्ड एंड BTC अच्छा खासा मूव देता है। एंड मैं पर्सनली अगर ट्रेड करता हूँ, मैं प्रीफर करता हूँ एक ही ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि मल्टीपल सेशन में मैं ट्रेड ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। तो मेरा जो सबसे फेवरेट है वो लंदन सेशन है। ठीक है, लंदन सेशन में मैं मोस्टली गोल्ड ट्रेड करता हूँ। BTC तो हम लोग जैसे कि फंडेड अकाउंट में जनरली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो गोल्ड सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। और करेंसी में अगर मेरे को ट्रेड करना रहता है तो GBP USD में करता हूँ। ठीक है, और यूरो JPY भी मेरा एक फेवरेट है। ठीक है, तो ये करेंसी में मैं ट्रेड करता हूँ। सो आप जो भी 3 ट्रेडिंग सेशन है, आप अपने टाइम के हिसाब से इसको डिवाइड करो, अपने टाइम के हिसाब से आप ट्रेड करो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, आपको टाइम मिल पा रहा है। मेरे हिसाब से आप अगर मॉर्निंग के 7:30 बजे के बाद भी चार्ट में बैठोगे ना, तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। बट अगर अच्छा खासा मूव चाहिए, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको पसंद है, न्यूयॉर्क सेशन में करो। मेरे जैसा स्टेबल मार्केट पसंद है तो आप लंदन मार्केट में करो। एशियन मार्केट में आप गोल्ड BTC कर सकते हो, बाकी करेंसी में इतना मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। से पर्सनल चॉइस है, राइट। कि मार्केट में इतने सारा करेंसीज है, अब हर करेंसी
करेंसी में तो आप ट्रेड नहीं कर सकते एंड हर करेंसी में अच्छा खासा मूव देगा ऐसा करके कुछ है नहीं। तो हम लोग पहले समझते हैं कि क्या डिफरेंट करेंसी टाइप्स है एंड एज ए ट्रेडर आपको किस करेंसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि जैसे मैंने बोला कि करेंसी मार्केट में कुछ करेंसीज रहते हैं जो बहुत पावरफुल करेंसी रहते हैं, ठीक है, जैसे कि USD एक हो गया, यूरो हो गया, फिर JPY हो गया, ठीक है, फिर आप लोगों का ले सकते हो जैसे कि CHF हो गया, फिर GBP हो गया। सो उस हिसाब से मार्केट में 3 डिफरेंट टाइप का करेंसी पेयर रहता है। सो सबसे पहला जो रहता है वो रहता है मेजर करेंसी पेयर, ठीक है, फिर आता है माइनर करेंसी पेयर, ठीक है, फिर आता है हम लोगों का एक्जोटिक, ठीक है। तो बेसिकली मेजर करेंसी पेयर ये होता है जिसमें आप लोग सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, जो करेंसी में लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, जिस करेंसी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। इवन चाहे कोई हेज फंड कंपनी हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये सब चीज़ मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उसमें उसको हम लोग मेजर करेंसी कहते हैं, ठीक है। अब मेजर करेंसी बेसिकली वो करेंसी होता है जिसमें आप लोग देखोगे हर मेजर करेंसी में एक चीज़ मिलेगा आपको कॉमन, वो है डॉलर, ठीक है। अगर डॉलर जिस करेंसी के साथ ऐड हुआ है वो मोस्टली मेजर करेंसी होता है। तो नॉर्मली अगर मैं बताऊं एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर आप लोग देखोगे यूरो USD एक मेजर करेंसी है, ठीक है, फिर पाउंड GBP USD ये एक मेजर करेंसी है, एंड फिर आता है हम लोगों का जैसे कि USD JPY, ठीक है, USD CHF, ठीक है, ये सब चीज़ मेजर करेंसीज होता है जिसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है मार्केट में। नाउ लेट्स कम टू द माइनर करेंसी। माइनर करेंसी बेसिकली क्या होता है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, मतलब जो ग्रोइंग कंट्रीज़ है जिनका मतलब जिनका करेंसी अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो वो उस टाइप के करेंसी में जनरली हम लोग इसको माइनर करेंसी बोलते हैं। जैसे कि एक लिख सकते हो यूरो JPY हो गया, ठीक है, GBP JPY हो गया, फिर जैसे कि हम लोगों का JPY हो गया, जिसमें मतलब ये अभी इमर्जिंग कंट्रीज़ है जिनका अभी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ रहा है करेंसी का, जो आगे चल के हो सकता है मेजर करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन, दैट इज एक्जोटिक करेंसी। तो जैसे हम लोग का इंडियन स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स होता है जिसमें ज़्यादातर वॉल्यूम नहीं रहता है, आप लोग ट्रेड करते हो, मूव नहीं करता है वो, मतलब जिसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, तो वो होता है एक्जोटिक करेंसी ना। एक्जोटिक करेंसी बेसिकली जिसमें ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते हैं, जिसमें हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली करेंसी आता है USD INR होता है, जिसमें ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते हैं। तो मोस्टली जैसे कि नाइजीरियन अगर उनका करेंसी ले सकते हो, अफ्रीकन कंट्री जो उन लोगों का करेंसी, तो ये सब एक्जोटिक करेंसी रहता है जिसमें जनरली हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। नाउ एक चीज़ याद रखो कि हम लोगों को नाउ जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को इतना सारा करेंसी का ऑप्शन, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, ऐसे मार्केट में बहुत सारा मतलब करेंसी पेयर रहता है जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है। बट हम लोगों को ना, टू बी ऑनेस्ट, आप लोग को सब करेंसी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप लोग 1-2 करेंसी पेयर अपना चार्ट में ऐड करो, बस उसी पे ही लाइफ टाइम ट्रेड करना है आपको हर करेंसी के पीछे नहीं भागना है ना। अगर मुझे एक सजेशन देना है कि आपको कौन सा करेंसी में आपको ट्रेड करना चाहिए, देन आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज गो विथ मेजर करेंसी पेयर्स, जिसमें क्या आता है हम लोगों का GBP USD, ठीक है, यूरो USD, फिर आता है आप लोग का बोल सकते हो USD JPY, इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ये और भी आप लोग देख सकते हो, बाकी जैसे यूरो JPY हो गया, GBP JPY, इसमें भी अच्छा खासा मूव देता है। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया था कि मार्केट जो है बहुत, फॉरेक्स मार्केट बहुत स्लो मूव करता है। स्लो मूव करता है मतलब फ्रैक्शन में मूव करता है। हमको लगता है मार्केट बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, बट इट इज़ मोस्टली मूव्स इन ए फ्रैक्शन। सो हम लोग प्रॉफिट कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग करना है। तो यहाँ पे आता है हम लोगों का लॉट साइज, कि कितना लॉट साइज में हम लोग कितना क्वांटिटी में खरीदेंगे ताकि हम लोग को प्रॉफिट मिले। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि अभी जो हम लोग लॉट साइज जानेंगे, ये लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इवन स्ट्रैटेजी से ज़्यादा होता है रिस्क मैनेजमेंट। जिसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट कर सकता है। एंड ऑल्सो फंडेड अकाउंट अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत काम आता है। सो नाउ लॉट साइज बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को 4 डिफरेंट लॉट साइज जनरली हम लोग का फॉरेक्स में होता है। सो सबसे पहला जो आता है वो आता है हम लोगों का स्टैंडर्ड लॉट, फिर आता है हम लोगों का मिनी लॉट, ठीक है, फिर आता है हम लोगों का माइक्रो लॉट, फिर आता है नैनो लॉट, ठीक। सो नैनो लॉट जनरली बहुत कम ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। तो जो मेन 3 रहता है वो यही तीनों रहता है। तो हम लोग नीचे से जाएंगे, क्योंकि एज ए बिगिनर आप लोग छोटा लॉट साइज से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। इसमें जो लॉट साइज, इसमें जो क्वांटिटी हम लोग बाइंग करते हैं, तो ये स्टार्ट होता है 1000 से, ठीक है।
1000 क्वांटिटी जब बाइंग कर रहे हो तो उसको हम लोग माइक्रो लॉट बोलते हैं। तो ये हम लोग का लॉट साइज जब हम लोग बाइंग सेलिंग करेंगे तो उसमें आप लोग को 0.1 से स्टार्ट होता है। आप जब लॉट साइज में बाइंग करोगे, जब आप सिलेक्ट करोगे अपना क्वांटिटी, तो उसमें लॉट साइज में आपको मेंशन करना होगा 0.1। एंड ये 0.1 से लेके 0.01 होगा, ठीक है। 0.01 से लेके 0.09 तक आपका जो रहता है ये रहता है माइक्रो लॉट, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम लोग चलेंगे मिनी लॉट में, अब मिनी लॉट में ये 10 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। 10,000 क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो ये आपके लिए बन जाता है मिनी लॉट। एंड ये स्टार्ट होता है 0.1 से लेके 0.9 तक, ठीक है। ये रहता है आप लोग का मिनी लॉट। 1 लॉट जो रहता है स्टैंडर्ड लॉट रहता है, इसमें बेसिकली हम लोगों को 1 लाख क्वांटिटी में रहता है, ठीक है। अब 1 लाख क्वांटिटी मतलब ये होता है हम लोग का 1 लॉट में। अब यहाँ से आप कितना भी ले सकते हो, आपके ऊपर कंप्लीटली है, तो 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट, तो इसके हिसाब से। नैनो लॉट जो रहता है बेसिकली 100 क्वांटिटी में रहता है, तो ये कोई देता नहीं है, बट इसका अगर हम लोग समझेंगे तो ये ऐसा रहेगा। तो ये बेसिकली 0.009 तक जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा लॉट साइज में, मतलब कितना क्वांटिटी में बाइंग कर रहे हो, कितना क्वांटिटी में सेल कर रहे हो ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट फ्रैक्शन में मूव करता है, बट हमको कैसे पता चला है कि हम कितना लॉट में ट्रेड करेंगे, एंड अगर एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं कितना पॉइंट मूव होगा तो हम लोग को कितना प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि जो फ्रैक्शन का मूव होता है वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो मतलब कैसे देखते हैं कि कितना पॉइंट मूव किया। जैसे कि हम लोग नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडिंग में पॉइंट्स देखते हैं कि निफ्टी सपोज 50 पॉइंट 150 पॉइंट चला गया, बट करेंसी तो उतना मूव नहीं करता है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं पिप्स का। अब पिप्स क्या होता है मैं आपको अभी चल के एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा ना। फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो, मतलब 0.1 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, मिनी माइक्रो लॉट में अगर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा एक सिंगल पिप्स मूव होता है। तो पिप्स बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि जो मार्केट मूव करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल पहले चार्ट पे दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप चार्ट में देखोगे फिर जाके आपको चीज़ें समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एंड एक रियल एग्जांपल लेंगे हम लोग, फिर हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अभी अपना ट्रेडिंग व्यू दिखा, तो मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल आपको पहले दे देता हूँ पिप्स पे जाने से पहले। तो जैसे कि आप लोग अगर कोई भी यहाँ पे अपना चार्ट प्लॉटिंग करोगे तो आप सीधा आपको जाके सर्च करना है जो भी करेंसी आपको, जैसे मैंने बोला मेजर करेंसी, तो आपको सर्च करना है जैसे सपोज यूरो यूएसडी, तो आप मारोगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूरो यूएसडी। आप फॉरेक्स में यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला जीबीपी यूएसडी, ठीक है। तो जीबीपी यूएसडी आप लोग देख सकते हो ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर का आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं, इसको पहले ऐड करेंगे वॉच लिस्ट में। तो इसमें बेसिकली जो पाउंड है मतलब जीबीपी एंड यूएसडी। अब जीबीपी का मतलब होता है जो बेस करेंसी है, मतलब एक जीबीपी यूनिट खरीदने के लिए आपको कितना डॉलर पे करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से आप लोगों का यहाँ पे जो भी नंबर्स दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा ये जैसे कि 1.3496 अभी चल रहा है, ठीक है। 1.3495 हो गया। तो ये बेसिकली जो नंबर है ना, ये नंबर है आपका, मतलब एक पाउंड खरीदने के लिए, एक जीबीपी खरीदने के लिए आपको इतना डॉलर अभी पे करना पड़ रहा है, ठीक है, $1.349। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जीबीपी यूएसडी। अब इसका प्राइस चल रहा है 1.3495 नाउ। क्योंकि ये फ्रैक्शन के बाद आप लोगों ने नोटिस किया यहाँ पे 4 डिजिट है, ठीक है। अब कोई करेंसी में 3 डिजिट भी रहता है, जैसे कि अगर आप लोग यूएसडी जेपीवाई लोगे तो उसमें आप लोग देख सकते हो अभी यूएसडी जेपीवाई में हम लोग को कितना आ रहा है, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग सर्च करेंगे यूएसडी जेपीवाई, तो यूएस डॉलर एंड जापानीज येन। अभी इसका कितना चल रहा है प्राइस हम लोगों का 147,921, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 147,931, ठीक है। अभी ये चल रहा है यूएसडी जेपीवाई, मतलब $1 खरीदने के लिए आपको कितना जापानीज येन पे करना पड़ रहा है। पिप्स हम लोग का जो रहता है जब फ्रैक्शन के बाद, क्योंकि हम लोग का मैंने क्या बोला बहुत कम मूव करता है, ठीक है। ये 95, 96, 97 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है 4 नंबर, तो हम लोग पहले एग्जांपल जीबीपी यूएसडी का लेते हैं, ठीक है। एंड यूएसडी का अभी चल रहा है 1.3495, ठीक है। अब जो 4th नंबर वाला डिजिट रहता है, ठीक है, ये 4th नंबर वाला डिजिट का मूवमेंट होता है पिप्स, ठीक है। मतलब ये 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। सिमिलरली अगर ऊपर जाएगा 6, 7, 8, 9 तक जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 96 हो जाएगा ये। सो जैसे ही 95 से ये 96 होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट मूव हुआ, मतलब 1 पॉइंट का मूव हुआ 95 से 96, तो ये बन गया हम लोग का 1 पिप, ठीक है।
अब जैसे कि अगर 5 से 8 तक चला जाता तो ये हम लोग का यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये बन गया हम लोग का 3 पिप्स का, ठीक है। तो वैसे ही अगर 4 डिजिट का है ना तो आप लोगों का देखना है कि लास्ट जो डिजिट जो मूव करता है, एवरी सिंगल पॉइंट मूव करता है, इसका हम लोग पिप्स बोलते हैं। तो सेम चीज़ अगर हम लोग जापानीज़ करेंसी का देखेंगे, ठीक है, तो अगर देख रहे हैं तो इसमें हम लोग का 147.931 है। तो सिमिलरली इसका रहेगा जो थर्ड नंबर, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि 1 पिप डाउन गया है। तो इसको हम लोग जनरली पिप्स को इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, एंड ईच पिप्स का जो मूवमेंट रहता है उसके हिसाब से हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस होता है। मोस्टली आप लोग का डाउट रहेगा कि गोल्ड का XAU USD का हम लोग कैसे देखते हैं ना। गोल्ड का भी अगर हम लोग प्राइस देखेंगे तो गोल्ड का भी चल रहा है 3723.95, ठीक है, गोल्ड के केस में। लेकिन आपको ना हर जो रहता है हम लोग का मूव, ये जो नंबर मूव करता है, मतलब बीच वाला जो नंबर रहता है फ्रैक्शन के बाद, ये वाला नंबर जैसे जैसे मूव करेगा ना आपका वो पिप्स होता है। तो ये गोल्ड को लेकर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। नाउ जैसे कि अगर ये 95 से 85 हो जाता है तो ये आपका हो गया 1 पिप, ठीक है। अगर ये जैसे 95 से ये चेंज होके जैसे कि 75 हो गया तो आप बोलोगे कि यहाँ से यहाँ पे 2 पिप्स का कैलकुलेशन है। तो सबका अलग अलग है, लेकिन इसको आप मैनुअली इसको आप कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। आप सिंपली जाके टूल भी है, आप स्केल टूल में यूज़ कर सकते हो। मैं अभी आपके आगे चल के आपको वही चीज़ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग थोड़ा एक देख लेते हैं एग्जाम्पल की आप लोग कैसे पिप्स कैलकुलेशन करोगे। अगर मैं आपको ये बताऊँगी इस कैंडल से लेके यहाँ तक कितना पिप्स मूव किया है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्केल टूल है, ठीक है, स्केल टूल को सिलेक्ट करना है एंड लेट्स से हम लोग इस कैंडल के हाई से मेज़र करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है, यहाँ पे 56 दिखा रहा है ना, आपको नंबर दिख सकते हो। ये 56 जो है ये बेसिकली आपका पिप्स है, मतलब 56 पिप्स मूव किया है। सो सेम चीज़ अगर मैं यूरो USD का आपको दिखाऊंगा तो इस केस में आप लोग देख सकते हो, जैसे हम लोग नीचे से यहाँ पे मेजर करते हैं तो इस केस में भी अगर मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हो 42 पिप्स का मूव हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ अब सेम एग्जांपल आप दूसरा एक टूल भी आप यूज कर सकते हो जिसको इसको प्राइस रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये वाला आपको यहाँ पे मिलेगा प्राइस रेंज। इसमें भी आप सेम चीज़ ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आप लोग को पिप्स दिखाएगा, जैसे इसमें 47 पिप्स आ रहा है। सिमिलरली USD JPY का अगर मैं दिखाऊंगा तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 58 पिप्स का जो भी मूवमेंट हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना पिप्स कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको मैनुअली जैसे मैंने आपको समझाया कि एक पॉइंट को देख के नहीं करना है। सिमिलरली अगर आप गोल्ड का भी देखोगे तो गोल्ड में अगर आप प्राइस ये रेंज वाला टूल यूज करोगे तो भी इसमें आपको दिखाएगा कितना पिप्स का मूव हुआ है। तो जैसे इसमें आप लोगों को दिख सकता है 33.73 पिप्स का। नाउ ये गोल्ड में इसको आपको लेफ्ट साइड का चेक करना है, राइट साइड का चेक नहीं करना है। सिमिलरली अगर BTC में भी जाओगे, अगर मैं इस कैंडल से नीचे ड्रॉ करता हूँ, आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें 2185 पिप्स का मूव हुआ है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक पिप के मूवमेंट में हम लोग को बेसिकली कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है अकॉर्डिंग टू आवर लॉट साइज। नाउ जैसे हम लोगों ने 3 डिफरेंट लॉट साइज का हम लोग जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि आप लोग अगर लॉट साइज का ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि 1 लॉट हो सकता है, 0.1 लॉट हो सकता है, या फिर 0.01 लॉट हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आपको एक पिप मूव होता है मार्केट, चाहे अप साइड में हो और डाउन साइड में मूव हो, आपको कितना डिफरेंस आता है। सो अगर आपको 0.01 लॉट में आप ट्रेड कर रहे हो ना, एक पिप अगर मूव करता है, ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं 1 पिप मूव करता है, उस केस में आपको इसमें $0.1 का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। अगर आपके साइड में गए आपके फेवर में $0.1 का प्रॉफिट होगा, अगर आपका अपोजिट आता है तो $0.1 का लॉस होगा। तो सेम चीज़ इसमें आपका $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है, एंड 1 लॉट में आपको $10 का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। नाउ ये जो नंबर्स है ना, ये वैरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, सभी ब्रोकर का सेम नहीं रहता। किसी किसी इसमें गोल्ड में मैं ट्रेड करता हूँ 2 डिफरेंट फंडेड अकाउंट में। एक फंडेड अकाउंट में मुझे एक लॉट में जिसमें मेरे को ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो $100 का प्रॉफिट होता है, एंड दूसरे अकाउंट में मुझे को $10 में प्रॉफिट होता है। तो ब्रोकर टू ब्रोकर चेंज होता है, तो आप हमेशा ब्रोकर का पढ़ लेना जो भी रूल्स रेगुलेशन है। आप लोग इतना प्रॉफिट बनाने के लिए आपको ऑब्वियसली लॉट साइज जब बड़ा करते हो तो आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है। एंड जब मैंने बोला 1 लॉट, तो उसमें आपने ऑलमोस्ट 1 लाख क्वांटिटी में आपने बाइंग किया है या सेलिंग किया है, जो भी किया है। तो इस केस में आपको रिक्वायरमेंट कैपिटल बढ़ जाता है, एंड ये सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है फॉरेक्स में, जिसमें आपको ब्रोकर ना लेवरेज देता है, ठीक है। सो ब्रोकर आपको लेवरेज देते हैं। नाउ ये लेवरेज आपका 1:10 से लेके अप टू, सबका अपना अपना रहता है, अप टू 1:2000 तक भी मिलता है। मतलब अगर
आप अगर एवरेज, अगर कोई मैं लेवरेज का एग्जांपल लूँ, ले सपोज आपने 1:200 का लेवरेज लिया ना, मतलब अगर आपके पास $1 का कैपिटल है तो आप अप टू $200 का ट्रेड ले सकते हो ना। मैं पर्सनली अगर रिकमेंड करूँगा तो हमेशा स्टे बिटवीन 1:100 से लेके 1:200 के बीच में रहो। इससे ज़्यादा आप लेवरेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओवर लेवरेज की वजह से ही सबसे ज़्यादा लोग ब्लो आउट करते हैं अपना अकाउंट। तो हमेशा इस रेंज में रहो, 1:100 से 1:200 के रेंज में ही अपना ट्रेड करो। उससे ज़्यादा आप रिस्क मत लो, मतलब उससे ज़्यादा आप लेवरेज मत लो, इवन इफ आपका ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ तक जो था ये था बेसिक्स था फॉरेक्स का। नाउ हम लोग थोड़ा बहुत फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉरेक्स का स्ट्रैटेजी डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ कि फॉरेक्स में प्रॉफिट बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली ट्रेड इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग प्रॉफिट्स बनाएं ना। फॉरेक्स में प्रॉफिट बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ बेसिकली सीखना पड़ेगा एंड क्या क्या चीज़ हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। सबसे पहला चीज़ हम लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे मैंने बोला, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना ट्रेडिंग सेशन ठीक चूज करना है आपको, ठीक है। सबसे पहला चीज़ आप लोग अपना ट्रेडिंग सेशन पहले चूज करो। सेकंड चीज़ है आपको जो मेजर करेंसी पेयर में करना है, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि आप लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना है। फोर्थ चीज़ जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट, एंड फिफ्थ चीज़ जो है वो है हम लोग का फंडामेंटल न्यूज़, ठीक है। फंडामेंटल जिसको हम लोग नॉर्मली इसमें न्यूज ही जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं पहले ही दो चीज़ आप लोग को बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने टाइमिंग के हिसाब से अपना ट्रेडिंग सेशन चूज करेंगे, बट मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे अपना लंदन सेशन में एंड न्यूयॉर्क सेशन में, इस दोनों में, क्योंकि अच्छा खासा लिक्विडिटी रहता है एंड वॉल्यूम अच्छा आता है, तो हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। एंड मेजर करेंसी पेयर क्यों किया मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें स्प्रेड कम रहता है, तो मेजर करेंसी पेयर को ये भी हम लोग का चेक है। नाउ टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट एंड फंडामेंटल, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट जो रहेगा, ये हम लोग को स्ट्रैटेजी वाला पार्ट जो सेकंड वीडियो में उसमें मैं डिस्कशन करूँगा। एंड फंडामेंटल न्यूज़ हम लोग थर्ड क्लास में, जो लास्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, न्यूज़ के बेस में कैसे ट्रेडिंग करें। अब सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप लोग अगर किसी को डेमो प्रैक्टिस करना है तो आप लोग कैसे अपना डेमो अकाउंट खोल सकते हो। सो सबसे पहला चीज़ जो सिंपल सबसे है कि आप अगर ट्रेडिंग भी यूज करते हो, उसमें नीचे पेपर ट्रेडिंग करके आता है, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग में जाके आप अपना लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। तो पेपर ट्रेडिंग अगर खोलोगे ना आप, तो आपको ऐसे दिखेगा नीचे एक पेपर ट्रेडिंग करके ऑप्शन आता है। पेपर ट्रेडिंग में जाके सिलेक्ट करना है, बस कनेक्ट करो एंड आपका हो गया। एंड अपना अकाउंट जो भी बनाओगे उसमें ऑलवेज रिमेंबर अपना नाम पता रखो, जो भी लिखना लिख सकते हो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, क्योंकि बिगिनर हो, मैं चाहता हूँ कि आप $1,000 ही डालो। एंड जो फॉरेक्स के लिए ब्रो हम लोग लेवरेज लेंगे 1:100, अदर के लिए हम लोग को कुछ चाहिए है नहीं, 1:100 ही रखना है। क्रिप्टो वगैरह अगर आप ट्रेड करते हो 1:10 ही बहुत है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग और कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपली यहाँ पे अपना नाम लाइक सपोज XYZ कर देता हूँ, क्रिएट हो गया आपका अकाउंट। तो बाकी आप भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो ना। जैसे आप लोग यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बाइंग सेल का ऑप्शन रहता है ऊपर। तो मैं अगर बाइंग का बटन मारूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि मुझे कितना बाइंग करना है, यहाँ पे कितना मार्जिन लग रहा है मेरे को। तो ले सपोज मैं यहाँ पे 1 यूनिट में बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेवरेज यहाँ पे 1:2 मतलब ये एवरी वैल्यू में मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं 1 लॉट में बाइंग किया, ठीक है। जैसे मैंने बाइंग किया, आप लोग देख सकते हो इनिशियली मेरे को तुरंत ये लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में एक स्प्रेड है, इस स्प्रेड की वजह से मुझे लॉस हुआ। तो इसीलिए हमेशा देखो कि जिसमें टाइट स्प्रेड उसमें ट्रेड करना है ना। आपने बाइंग किया, यहाँ पे डॉलर के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। जैसे कि हम लोग बाइंग करते हैं, फिर हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना रहता है। इसमें पूरा सिंपल है, आपको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करना है, बस जो यहाँ पे SL लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे TP लिखा है तो टारगेट और टेक प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग इसको। तो ऊपर में जहाँ पे रखूँगा ये मेरा टारगेट बनेगा। तो अभी मेरे को $22 का प्रॉफिट, $6 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। सेम चीज़ ये बेसिकली आप लोग को बस कंफर्म करना है ना। ये ट्रेड बन गया, फिर क्लोज के लिए बस आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज पोजीशन हो गया आपका ट्रेड क्लोज ना। ये सिंपल था प्रैक्टिस करने के लिए। बट अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड करते हो, जैसे कि आपको प्रोफेशनली ट्रेड करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि मोस्ट ऑफ द ब्रोकर दुनिया में जो रहते हैं वो मेटाट्रेडर 5 मेटाट्रेडर में ही ट्रेड, मतलब उनका सर्वर रहता है। तो आप लोग MT5 MT4 में ट्रेड कर सकते हो। सो MT4 MT5 थोड़ा सा आपको नया कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो बहुत मोबाइल में अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करो। सिंपली आपको जाके गूगल में सर्च करना है मेटाट्रेडर करके, ठीक है। मेटाट्रेडर आपको सर्च करना है।
तो आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा मेटाडाटा 5, आप यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ करो। जैसे आप करोगे तो फिर आप अपना यहाँ पे, जैसे कि मेरा पहले से लॉगिन है, तो आप लोग यहाँ पे जाके अपना यहाँ पे लॉगिन विथ ट्रेड अकाउंट मारोगे। तो पहले अगर आपने डेमो अकाउंट खोला है तो अच्छा है, नहीं खोला है तो आप लोग जैसे ही ओपन करोगे तो आपको पूछेगा कि एक नया ओपन अकाउंट खोलने के लिए, सॉरी, तो आप लोग यहाँ पे ओपन एन अकाउंट कर सकते हो। जैसे कि मेटाडाटा, अगर आप लोगों को ये, क्योंकि मेरा पहले से लॉगिन है ना तो इसलिए दिख रहा है, नहीं तो आप लोगों का सिर्फ मेटा कोड्स ही आएगा। तो इसको सिलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट करोगे तो आप लोगों को पूछेगा कि आपको डेमो अकाउंट खोलना है या रियल। यहाँ पे जैसे मैंने डेमो अकाउंट खोला है तो नेक्स्ट करोगे, तब आप अपना नेम डिटेल्स जो भी है आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, फ़ोन नंबर वगैरह, एंड फिर अपना कैपिटल एंड लेवरेज डाल के ओपन करोगे तो ये सब ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इनिशियली ऐसा नहीं आएगा, मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो आप लोगों के पास ऐसा कुछ आएगा, लेफ्ट साइड में आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आपको जिसमें ट्रेड करना है सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे छोड़ देना है इसको, तो आपको ऐसा निकलेगा सब। ठीक है, जैसे नीचे इसका है, अब नॉर्मली ऐसे दिखता है, आप इसको चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ में जाके, ब्लैक एंड वाइट करोगे। ठीक है, अब ये जैसे कि मेरा जीबीपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, मैं जीबीपी यूएसडी का आप एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ग्रीन और रेड के बीच में एक गैप है, ये बेसिकली स्प्रेड है। तो जितना ज़्यादा स्प्रेड मतलब वो आपका प्रॉफिट से जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग का टाइम फ्रेम, जैसे मेरा 1 आवर में, आप 4 आवर 2 आवर 15 मिनट कर सकते हो। मैं एक यहाँ पे ट्रेड लेके आपको दिखा देता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है। नाउ इस केस में आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो आप लोगों को ये यहाँ पे सेल एंड बाई का रहता है, एंड इसमें लॉट साइज रहता है। अगर आप 1 लॉट में मेरे को करना है 1 लॉट करूँगा ना, या तो बाइंग करो सेल करो, सेम है। मैं सपोज मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, नाउ सेल करूँगा तो नीचे आप देख सकते हो इनिशियली मेरे को $15 का लॉस में स्टार्ट हुआ मेरा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड है, ये जो स्प्रेड गैप में दिख रहा है दोनों का, ये स्प्रेड है, इसके वजह से। नाउ जहाँ पे मेरा ट्रेड बना है यहाँ पे डॉट लाइन होगा। ठीक है, इस डॉट के लाइन को सिलेक्ट करके अगर ड्रैग करूँगा ना, आप लोग देख सकते हो वहाँ ऊपर मेरे को स्टॉप लॉस आ गया, क्योंकि मैं सेलिंग किया हूँ तो ऊपर ड्रैग करके लिया, नीचे मैं अपना टारगेट सेट कर दिया। मार्केट या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। तो सिंपल यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, एंड क्लोज करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लोज पोजीशन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो। दैट्स इट। सो आप लोग एक डेमो अकाउंट ओपन करो, पहला ये थोड़ा डेमो अकाउंट ओपन करके बाइंग सेलिंग करना सीखो, मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग न्यूज़ एनालिसिस करेंगे थर्ड वीडियो में। सो आई होप ये वीडियो तो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड बीच में थोड़ा साउंड का इशू हो गया, क्योंकि मैं अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन करना भूल गया था, तो आई होप वो लोग थोड़ा मैनेज कर लोगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हम लोग फिर नेक्स्ट वीक में इसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजी के डिस्कशन करेंगे। कुछ भी डाउट्स है आपको फॉरेक्स को रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।